हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजनर एंड आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, या जिसे हम शॉर्ट में LPG भी आगे से बोलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर स्टाइल में। पहला क्वेश्चन आता है, ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है यानी LPG की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, ये क्यों लानी पड़ी हमें, या वाई वर दीज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड। तो क्या है, जैसे हमने पिछला चैप्टर करा था 1950 से 90 तक का, अब हम 90 के बाद की सारी बातें करेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल स्टार्ट कर रहे हैं 1991 में से जो ये पॉलिसियाँ स्टार्ट हुई थी LPG की, तो ये क्यों लाई गई, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देश में कुछ क्राइसिस आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और क्या थी वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमें ये स्टार्ट करना पड़ा, अब हम वो समझते हैं। तो पहला पॉइंट, हाई एक्सटर्नल डेप्ट, यानी बाहर वाले देशों से कर्जा जो था हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था और हम उनकी किस्तें नहीं दे पा रहे थे, रीपेमेंट्स ऑफ बोरोइंग्स अब्रॉड। और जो फ़ॉरेन करेंसियों के रिज़र्व बनाने पड़ते हैं हमें, क्योंकि हमें बाहर से पेट्रोल वगैरह मंगाना है, उसकी डॉलर में पेमेंट करनी होती है हमें, या फ़ॉरेन करेंसी किसी और में, तो वो फ़ॉरेन करेंसी के हमारे पास रिज़र्व्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। और क्योंकि हमें वो फ़ॉरेन करेंसियाँ इंपोर्ट के लिए चाहिए होती है, तो हमारे पास इतना कम हो चुका था कि 2 हफ्ते का इंपोर्ट भी करने के पैसे हमारे देश के पास नहीं थे, इतना ज़्यादा लो लेवल हो चुका था। और पेट्रोल और ये सब तो मेन चीज़ें हैं, पर इंपोर्ट करने के लिए जो फ़ॉरेन करेंसी चाहिए हमें वो ख़त्म हो चुकी थी, और कर्जे दुनिया जहाँ के थे, और रीपेमेंट करने के पैसे हमारे पास नहीं थे। पहला कारण जो हमें अपने देश में LPG के रिफॉर्म्स करने पड़े। सेकंड, राइजिंग प्राइजेस। क्या था, देश का फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई हो चुका था। अब ये फिस्कल डेफिसिट के लिए तभी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो सेकंड लास्ट यूनिट है गवर्नमेंट बजट, उसके अंदर हमने पढ़ रखा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, और इससे कैसे इन्फ्लेशन होता है। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का रोल बहुत आता है इस सब को करने के लिए, क्योंकि जब नोट ज़्यादा छाप दिए जाते हैं तो नोटों की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर नोटों की वैल्यू कम हो जाएगी तो चीज़ें बहुत महंगी लगने लगेंगी, तो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। यही पॉइंट लिखा है कि हमारे यहाँ भी यही हो रहा था। गवर्नमेंट के डेफिसिट मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, कमाई थी नहीं, नोट एक्स्ट्रा छापने पड़े जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तीसरा, हाई फिस्कल डेफिसिट, जैसे ऊपर उसी से कनेक्टेड बोला था, यहाँ डिटेल में है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा था, खर्चे बहुत हाई थे, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी जो हमारी गवर्नमेंट की कंपनियां वो भी ढंग से कोई काम नहीं कर रही थी कि कुछ कमा पाएँ ढंग से। तो हम पहुँचे इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे पहुँचे, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में IMF, और वहाँ से हमें $7 बिलियन का लोन अमाउंट मिला। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी हमारे ऊपर कि हमें अपने देश में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ये उनकी कंडीशंस थी, तभी वो हमें लोन देंगे। अब ये क्यों उन्होंने ऐसी शर्तें रखी वो भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स क्या क्या थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 वाली पॉलिसी थी हमारी, तो इसका मेन पर्पस था एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बने एंड रिमूविंग बैरियर्स टू एंट्री। मतलब जो पहले हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कंपटीशन नहीं हो पा रहा था, उसके लिए क्या हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि हर चीज़ के लिए लाइसेंस लो, तो कई कंपनियां नहीं आ पा रही थी, फिर बाहर से कोई कंपनी इंडिया नहीं आ पा रही थी तो भी कंपटीशन नहीं हो पा रहा था। तो बैरियर्स टू एंट्री मतलब देश में एंट्री करने के लिए बिज़नेस में बहुत सारे बैरियर्स थे, तो वो हमें हटाने थे, क्योंकि जितनी फर्म्स ज़्यादा आएंगी उनके बीच कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर्स को उतनी अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये तो होगा जनरल मकसद। अब इसके अंदर 2 पार्ट्स कर दिए हमने। पहला स्टेबलाइजेशन
मेजर्स। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म मेजर्स। और किसके लिए? टू करेक्ट जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम चल रही थी, यानी पैसा नहीं था हमारे पास कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए। और दूसरा, इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए ये शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए, ताकि हमारे पास कुछ बाहर से लोन मिल जाए, पैसा आ जाए, एक सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व मिल जाए। सफिशेंट एक्सचेंज रिज़र्व होंगे तभी हम बाहर से कुछ अपने ज़रूरी आइटम्स जो इंपोर्ट किए हैं वो कर पाएंगे। और फिर हमें बेवजह नोट भी नहीं छापने पड़ेंगे, तो प्राइस भी हमारे काबू में रहेंगे। तो हमने स्टेबलाइजेशन मेजर लिया, कुछ लोन्स वगैरह ले लिए और अपने बीओपी को ठीक किया, और जो रिज़र्व्स के हमारे कम हो गए थे उन्हें ठीक किया। और क्योंकि इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अभी हम आगे देखेंगे बातों को, तो उससे भी हमारे पास रिज़र्व्स में पैसा अच्छा आएगा। सेकंड, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये हो गए हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स। किस लिए? एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी बढ़े। जैसे पहले भी बोला था, क्योंकि कंपटीशन नहीं था तो सब सुस्तपने से काम होता था, इनएफिशिएंसी रहती थी। और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग रिजिडिटीज़। हमारा माल इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाता था, इतनी अच्छी क्वालिटी हमारे माल की नहीं थी, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस बने हमारे देश के प्रोडक्ट्स की भी। इसीलिए हमने 3 रिफॉर्म्स स्टार्ट करे, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर का नाम भी यही है, और पॉलिसियों की इन तीनों के मेथड्स की अभी हम डिटेल देखेंगे आगे। तो फिलहाल अभी तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा? स्टेबलाइजेशन यानी शॉर्ट टर्म इंतजाम करा बीओपी को ठीक करने के लिए, रिजर्व्स बनाने के लिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे लॉन्ग टर्म, जिसमें 3 रिफॉर्म आ गए हमारे LPG। अब क्या है, धीरे धीरे इनको देखते हैं। क्वेश्चन 3, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स दैट वर एनफोर्स्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर बिफोर 91, यानी ये पिछले चैप्टर वाली बात होगी कि कैसे कंपनियों को ज़बरदस्ती कंट्रोल या दबा के रखा जाता था बिफोर 1991। पहली बात, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का चक्कर बहुत ज़्यादा था। हर छोटी छोटी बात के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने जाओ, अब हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, बंद करना है, कितना माल बनाना है, तो हर चीज़ के लिए पहले लाइसेंस लो। तो बिजनेसमैन का टाइम बिजनेस में कम और ये फालतू के कामों में ज़्यादा निकल जाता था लाइसेंस लेने में। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर को बिज़नेस ही अलाउ नहीं कर रखा था उन्होंने कई एरियाज़ के अंदर, सिर्फ सरकारी होगी, जैसे मैंने बताया था पिछले चैप्टर में टेलीफोन वगैरह बिज़नेस। और कुछ माल ऐसा था जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी और अगर वो इनएफिशिएंट है तो वो इनएफिशिएंसी मेंटेन रहती थी उनकी, क्योंकि और कोई कंपटीशन में आता नहीं था, वही छोटी मोटी कंपनियां इनएफिशिएंट होकर काम कर रही थी। तो अब थोड़ा सरकारों ने प्लान चेंज करने की सोची थी कि भाई जितनी ज़्यादा कंपनियां आएंगी कंपटीशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये पहले नहीं हो पा रहा था 91 की पॉलिसी से पहले, यानी 50 से 90 के बीच की बात जो चैप्टर 2 में देखी थी। फिर यहाँ तक भी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा हद कर रखी थी कि प्राइस फिक्सेशन, यानी क्या रेट रखोगे वो भी सरकार तय करेगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो भी सरकार तय करेगी। तो हर चीज़ के ऊपर सरकार से परमिशन लेना, ये बहुत गड़बड़ सिस्टम हो रखी थी। इसी को हटाना था हमें, जिसको अभी हम बोलेंगे आगे जाके नाम लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइज करो, बिजनेसमैन को फ्री करो, रिस्ट्रिक्शन से फ्री करो, सरकार के बेवजह के लाइसेंस से परेशान जो कर रही थी गवर्नमेंट बिजनेसमैनों को, वो सब फ्री करो। लिबरलाइज, सिंपल हिंदी, रिमूवल या लिबरलाइज यानी फ्री करो बेवजह की टेंशनों से। तो रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट परेशान करती थी बिजनेसमैनों को, वो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। अब इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए? तो पहला, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, लाइसेंस वाला चक्कर ख़त्म कर दिया। सिर्फ कोई ख़ास काम है जहाँ थोड़ा रिस्क वगैरह है या जहाँ गवर्नमेंट को लगता है भाई लिमिटेड या तरीके से होना चाहिए, सिगरेट, अल्कोहल, कोई ख़तरनाक केमिकल, कोई एक्सप्लोसिव का काम है,
कोई ख़ास इस टाइप का काम है जहाँ थोड़ा रिस्क लग रहा है, वहाँ पे ही सिर्फ लाइसेंस लेना है। बाकी अब मान लो मुझे पेन का बिज़नेस करना है, पेंसिल का, टेबल का, तो कोई टेंशन नहीं है, जिसको जो करना है वो अब कर सकता है। ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी सरकार ने जो सिर्फ पहले कह रखा था भाई ये काम तो हम ही करेंगे, कोई नहीं करेगा, जैसे टेलीफोन का, वो सब चक्कर ख़त्म कर दिए। अब सिर्फ मेन चीज़ें सरकार ने अपने पास रखी, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ऐसी चीज़ें। ये तो चलो ठीक भी है कि भाई जो मेन बातें हैं वो सरकार अपने हाथ में रखे, बाकी सारा काम प्राइवेट को खुला छोड़ दे, जिसको जो करना है अपना करे। बिज़नेस ग्रो होगा, देश में नौकरियां जनरेट होंगी। और जो वो पहले टेंशन थी कि सिर्फ स्मॉल स्केल वाले लोग ही ये काम कर सकते हैं, वो भी कंडीशन हटा दी, यानी बड़े भी काम कर सकते हैं, छोटे भी। तो अब अपने आप सबको एफिशिएंट बनना था, और जो एफिशिएंट नहीं बन पा रहा था वो अपनी दुकान बंद करे, क्योंकि आज़ादी को अब काफ़ी साल हो गए थे। 1950 से 90 तक 40 साल हमने वेट करी। बिजनेसमैनों को हमने प्रोटेक्शन दी कि अब तुम ग्रो करो, बड़े हो जाओ, अपने आप को संभालो। और जो अभी भी नहीं संभाल पा रहा तो उसको सरकार ने कहा कि भाई चलो तुम अब कंपटीशन फेस करो, बड़े होना है, संभलना है संभलो, बंद करना है अपने को बंद करो। और दूसरा लास्ट पॉइंट दे रखा है, मार्केट रेट तय करेगी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। ये 11th में पढ़ा होगा ना, डिमांड एंड सप्लाई की टक्कर होती है, जो ऐसे डायग्राम बना के रेट निकलते हैं डिमांड के, सप्लाई के, ये टक्कर से रेट निकल गया, OP, OQ। तो ये इसे बोलते हैं मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी प्राइस और क्वांटिटी। तो ये अलाउ कर दिया इन्होंने। अगला, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए। तो फाइनेंशियल सेक्टर हो गया हमारा बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब। अब यहाँ पे ये रिफॉर्म आया कि RBI पहले इनको हर बात पे जो रेगुलेट करता था, ऐसे करो ऐसे करो, इस चीज़ की परमिशन पहले लो, मुझसे लाइसेंस लो, वो रेगुलेटर हट गया, यानी धमकाने वाला बात बात पे वो रोल उसका हट गया। अब बन गया फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब सिर्फ हेल्प करना, सपोर्ट करना। ये नहीं कि हर बात में धमकाना, ये पहले लाइसेंस लो, ये करो, नहीं। यानी फ्री काम करो, कोई हेल्प चाहिए, मेन चीज़ है कोई, उसमें हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, बाकी खुद कर सकते हो। मेन गाइडलाइंस बस देगा RBI, बाकी सब फाइनेंशियल सेक्टर को भी हमने फ्री कर दिया। तो इससे जब ये रिफॉर्म हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे बैंक्स प्राइवेट सेक्टर ने खोल लिए, चाहे इंडियन थे चाहे अब्रॉड के थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक रेस टू 50%, कि भाई बाहर के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोज बैंक्स विच फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, कुछ खास कंडीशन रखी, उनको फ्रीडम दे दी, न्यू ब्रांच जितनी खोलनी है खोल लो, कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है तुम्हें RBI के। जो अननेसेसरी टेंशन और लाइसेंस में टाइम वेस्ट होता था पहले, वो अब नहीं होगा। अगला, 2 बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से पैसा ला सकते हो, इंडिया से भी, कहीं से भी। थोड़ी बहुत जो मेन कंडीशंस थी, सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स, वो RBI के पास रखे। और वो भी ये नहीं कि अपने कुछ उसको इंटेंशन है तंग करना है इनको, नहीं, सिर्फ अकाउंट होल्डर्स और देश की सेफ्टी से रिलेटेड जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें रखी RBI ने। बाकी फुल फ्रीडम दे दी फाइनेंशियल सेक्टर को, बैंक्स को, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, सबको खुली छूट दे दी। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स, बाहर से भी इन्वेस्टर इंडिया में आके फाइनेंशियल शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, परमिशन दे दी। अगला, टैक्स रिफॉर्म्स। तो कहते हैं 91 के बाद से लगातार टैक्सेस कम ही करते जा रहे हैं, क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जितना टैक्स का रेट हाई होगा उतना हम टैक्स की चोरी करेंगे ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ज़्यादा। मान लो 1% टैक्स है तो बंदा कहेगा यार 1% तो दे दे, टेंशन फ्री रहूँ। अब टैक्स कर दें ये 40%, तो बंदा सोचता है 40%, 100 कमाऊँ 40 इनको दे दूँ, इससे अच्छा कोई टेक्निक निकालता हूँ टैक्स चोरी करने की, टैक्स छुपाने की। तो ये सबके समझ आ गया था, ज़्यादा टैक्स करोगे तो लोग उल्टा नहीं देंगे, कम रखो तो सब इजीली दे देंगे।
तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे रेट गिराने शुरू कर दिए टैक्सों के। तो मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स के रेट नॉर्मल रेंज में ले आए। इससे वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, लोग खुल के सामने आए, अपनी इनकम बताई, टैक्स जमा करा, सेविंग्स लोगों की बढ़ी। कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब होता है जो कंपनियों पे टैक्स लगता है उनके प्रॉफिट पे, वो भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। और टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया गया। आजकल सबको पता ही है जीएसटी आ गया। पहले अगर हम कोई चीज़ लेते थे तो बिल पे बहुत सारे अलग अलग लिखा होता था, सर्विस टैक्स, कभी किसी पे एंटरटेनमेंट टैक्स, कभी किसी पे वैल्यू एडिड टैक्स, वैट, ये सब होते थे। अब ये सब हटा के एक ही टैक्स कर दिया है, जीएसटी। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, जुलाई 2017 डेट दिस लॉ केम इनटू इफेक्ट। अब इससे सरकार के पास अच्छा रेवेन्यू आएगा और चोरी नहीं करेंगे लोग, क्योंकि टैक्स रेट कम कर दिए। और एक देश एक टैक्स, एक मार्केट, हर जगह सेम जीएसटी ही लगेगा। पहले हर स्टेट का अलग अलग टैक्स सिस्टम होता था, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो चोरी करना, नकली बिल बनाना, ये सब काम होते थे। अब सारा ऑनलाइन कर दिया, एक ही टैक्स जमा कराना है बस, जीएसटी। डी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो 91 में रुपये को डीवैल्यू करा। अब ये डीवैल्यू क्या होता है, इसके लिए मैक्रो का बीओपी और फॉरेक्स वाला जो चैप्टर है वो ढंग से आना चाहिए, तभी तुम्हें फ़ायदा पता चलेगा कि डीवैल्यू करने से कैसे हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को हमारा माल सस्ता लगता है। ये करने के लिए इसकी वीडियो सारी मेन फॉरेक्स में ये पार्ट मैंने कवर कर रखा है। यहाँ सारा कवर करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये हम, क्योंकि मैक्रो का पार्ट है, ये वहीं से समझने के बाद ये लाइन समझ आ जाएगी कि जब रुपये डीवैल्यू होता है तो कैसे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये। तो क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इसलिए हमारे पास बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज भी आ गई, और फॉरेन एक्सचेंज निकालने का मेथड भी फ्री हो गया गवर्नमेंट कंट्रोल से। यानी कि जो पहले फिक्स्ड मेथड था, फिर वही बात, फॉरेक्स की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। पहले फिक्स्ड मेथड था, वो बंद कर दिया। फिक्स्ड मेथड सरकार संभालती थी, अब वो कैंसिल कर दिया। अब हो गया है हमारा फ्लोटिंग, उसमें भी स्पेसिफिक बोलें तो मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, वही सब मैक्रो वाली बातें हैं कि मार्केट्स रेट डिटरमाइन करेंगी डिमांड एंड सप्लाई से। एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस में आरबीआई इंटरफेयर करेगा, और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, ये फॉरेक्स टॉपिक में हमने कर रखा। तो ये सारे रूल्स निकाले गए 91 के बाद। अब देखते हैं नेक्स्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो लिबरलाइज करने से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी हमारे प्रोडक्ट्स की, और हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी भी अब अलाउड हो गई थी। इससे क्या होगा, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो एफिशिएंट होंगी, क्योंकि बाहर से पैसा भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके में क्या क्या हुआ, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जो क्वांटिटी की, कोटास की रिस्ट्रिक्शन होती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो हटा दी। टैरिफ रेट्स, यानी जो इंपोर्ट पे टैक्सेस थे वो कम कर दिए। लाइसेंसिंग का प्रोसीजर जो था वो सिंपल कर दिया, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रखी। सिर्फ कई चीज़ों में तो ज़रूरत ही नहीं थी, पर जो लिमिटेड, जो ख़ास ख़तरनाक या हज़ार्डियस या एनवायरनमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रियां हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी, ऐसे एरियाज़ के ख़तरनाक प्रोडक्ट्स जो हों। बाकी कुछ भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी हटा दी, ताकि हमारा माल बाहर अंग्रेज़ों को सस्ता लगे और हमारे गुड्स की सेल बढ़े, हमारी मार्केट का साइज़ बढ़े, और हमारा गुड्स, हमारा माल कॉम्पिटिटिव हो जाए। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्राइस बाहर में, जो और मार्केट में, मान लो किसी देश में चाइना का माल भी है, पाकिस्तान का भी है, नेपाल का भी है, इंडिया का भी है, तो हमारा माल कॉम्पिटिटिव हो, मतलब सबसे सस्ता और अच्छी क्वालिटी का हो, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिवनेस।
आए या हमारा माल की अच्छी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बने इंटरनेशनल मार्केट में। अब कुछ ये छोटे से नोट हैं, 1 मार्कर टाइप में कुछ पूछे जा सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, तो सबको पता ही होगा, सिंपल आरबीआई। तो सारे उनके कानून रूल्स रेगुलेशन बनाता है, कितना वो अपने पास रख सकते हैं, ये सारी बातें फिर मैक्रो में हैं। ये हो गया हमारा रेशोस जिसे हम बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट्स, ये सब आरबीआई ही डिसाइड करता है। जहाँ तक टैक्सेस की बात है, फिस्कल पॉलिसी, ये भी तुम्हें याद होगा मैक्रो में हमने पढ़ी है, वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। ये हो गई ऊपर वाली मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के पास होती है। फिस्कल, टैक्सेस, रेवेन्यू, ये सब इकट्ठा करना, खर्च करना, ये सरकार का फिस्कल पॉलिसी में आता है। ये देखो यहाँ ये लिख रखा है फिस्कल पॉलिसी, ये भी मैक्रो में हमने कर रखा है डिटेल में। टैक्सेस हमने मैक्रो में कर रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तभी पहले मैक्रो कर लो तो यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। ये पढ़ रखा है, दोबारा नहीं करते इसको। और हमने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बोरो किया था जब हमारे बीओपी की हालत बहुत ख़राब हुई थी, ये भी पहले बताई थी, पर अभी 1 मार्कर्स थोड़े एक साथ लिख दिए। अभी तक जो हम देख रहे थे वो था सारा लिबरलाइजेशन। अब 3 वर्ड्स हैं, एलपीजी, तो लिबरलाइजेशन हो गया। अब हमें अगला करना है प्राइवेटाइजेशन, पी, नाम से ही लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दे दो, मोर रोल टू प्राइवेट सेक्टर। और गवर्नमेंट या ये जो सरकार के डिपार्टमेंट जहाँ सुस्तपना, इनएफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, इनका रोल कम करो। तो ओनरशिप गवर्नमेंट की कम हो, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़े। अब गवर्नमेंट कंपनीज़ को कैसे प्राइवेट बना रहे थे, तो पहला, बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। गवर्नमेंट अपनी कंपनियां बेच रही थी, अपनी ओनरशिप ख़त्म कर रही थी, अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच रही थी। कोई फ्रेश गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, या पूरा का पूरा ही अपना पब्लिक सेक्टर किसी प्राइवेट को बेच देती है। यानी धीरे धीरे शेयर्स भी अपना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, या पूरी की पूरी कंपनी ही अपनी प्राइवेट लोगों को बेच दो। अगला, इसका ऑफिशियल नाम होता है डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग पार्ट ऑफ इक्विटी। अपने इक्विटी शेयर्स को बेचना, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनियों के शेयर प्राइवेट लोगों को बेच दिए। पर्पस ऑफ द सेल वॉज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब गवर्नमेंट के पास इससे थोड़ा फाइनेंशियल हिसाब अच्छा बन जाएगा, पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। जो गवर्नमेंट की फ्लॉप कंपनियों में पैसा फंसा हुआ था वो कैश आ जाएगा गवर्नमेंट के हाथ में। और जब प्राइवेट सेक्टर ये कंपनियां ले लेंगी, अपना प्राइवेट सेक्टर इनके अंदर शेयर्स अपने खरीद के हिस्सेदारी बढ़ा देगी, तो वो इसको मॉडर्नाइज भी कर देंगे। क्योंकि प्राइवेट बंदा जो होता है, हम आम पब्लिक जब अपना काम करते हैं तो बड़ी एफिशिएंसी से करते हैं, पर अगर हमें कहे सरकार का काम करना है, सरकार का ही प्रॉफिट, सरकार का ही लॉस, तो फिर आम प्राइवेट बंदा जो उसमें जॉब करने वाला बंदा है वो सुस्त हो जाता है। तो यही गवर्नमेंट का मानना था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करो ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। क्योंकि प्राइवेट जब पता है कि इससे फ़ायदा और लॉस मुझे होना है प्राइवेट बंदे को, तो मैं इन एफिशिएंसी को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जब मुझे पता हो प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, जो भी होना है सब सरकार का होना है, तो फिर मैं थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ काम में। तो यही यहाँ बातें लिख रखी हैं। प्राइवेट कैपिटल आएगी और प्राइवेट मैनेजर लोग उसको जब मैनेज करेंगे तो वो वेस्टेज बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे और सरकारी कंपनियों की परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हो गए, इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी जब इसके अंदर हिस्सेदारी किसकी कर देंगे हम, प्राइवेट बिजनेसमैनों की। उनका हिस्सा जब फिक्स हो जाएगा तो वो अपने आप संभाल लेंगे बिजनेस को। गवर्नमेंट बिलीव दैट प्राइवेटाइजेशन विल लीड टू इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन से भी कई लोग इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने।
अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू बाय गिविंग, गवर्नमेंट ने बढ़ाई उनकी एफिशिएंसी। एक तो हो गया प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई, दूसरा उनको थोड़ी फ्रीडम दे दी, अब तुम भी अपने हिसाब से कर लो, हर चीज़ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ अपने कंपनियों को, पीएसयूज़ को कहा तुम खुद भी अपने डिसीजंस ले सकते हो, हर चीज़ में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। क्योंकि जिस चीज़ में सरकार बार बार इंटरफेयर करती रहेगी तो फिर काम ढंग से नहीं हो सकता। जैसे एग्ज़ाम्पल दे रखा है, कुछ गवर्नमेंट के कंपनियों को हमने नाम दे दिया महारत्न, ये नवरत्न या मिनी रत्न, और इनको फ्रीडम भी फिर हमने, गवर्नमेंट ने इनको ज़्यादा दे दी, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। तो बाकी देखो, जैसे पहले भी कहा था, इनपुट आउटपुट का कुछ ना कुछ पॉइंट हम क्लास की लास्ट में कर लिया करेंगे। तो देखते हैं, आज का पॉइंट है हमारा कि जैसे हम एक अच्छी फिज़िकल हेल्थ के लिए 3 टाइम अपना अच्छा खाना, फ्रूट, वेजिटेबल, आटा, दाल, चावल का पूरा इंतज़ाम करके रखते हैं ताकि हमें कोई कमी ना रहे। क्योंकि हमें पता है अगर इस टाइम पे या कम डाइट हमें मिली तो बॉडी वीक हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा माइंड है उसके लिए भी हमें कुछ इंतज़ाम करके रखना चाहिए, क्योंकि माइंड को खाना है अच्छे थॉट्स, कुछ पॉजिटिव थॉट्स। तो हम भी कुछ अपना, जैसे घर पे आटा, दाल, फ्रूट, चावल सबका स्टॉक रेडी रखते हैं कि भाई जैसी टाइम होगा हम ले लेंगे। तो अपने फ़ोन में, डायरी में, आजकल तो वैसे फ़ोन ही सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने खुद अपने फ़ोन में ही सारा स्टॉक इकट्ठा करके रख रखा है इस डाइट का। ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, कई इमेजेस, मोटिवेशनल कोट्स होती हैं, तो बहुत काम आती हैं। और दिन में कम से कम 3 बार हम ये डाइट अगर अपने दिमाग को दे दें तो उससे परफॉर्मेंस हमारे बहुत इम्प्रूव होती है। और टाइम पे अगर ये डाइट 3 बार नहीं दे रहे तुम सोचो एक आध बार बस ये कुछ सुन लिया या कोई पॉइंट पढ़ लिया, उससे डाइट अच्छी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। तो उसकी थोड़ी बहुत तो चलो एक आध बार ले ली तो ठीक है, पर टाइम से अगर 3 बार, कम से कम 3 ना भी हो तो चलो कम से कम मिनिमम 2 बार एक अच्छी डाइट ले लो, कुछ पॉजिटिव थॉट्स की कुछ ऑडियो वीडियो सुन लो, तो दिमाग की परफॉर्मेंस बढ़ती है और पढ़ाई में तो हेल्प होगी और लाइफ टाइम भी ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बचे हुए क्वेश्चंस कवर कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू।